हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस और आईसीटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उनको हम करने वाले हैं। जैसा कि आपको बता देती हूँ टाइम टेबल थोड़ा सा। देखो, ये हमारा टाइम टेबल है। अगर बात करें मंडे की, तो मंडे को जनरल पेपर रहता है जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी, इंग्लिश प्लस हिंदी ये क्वेश्चन होते हैं। तो आज तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसीलिए सिर्फ जनरल अवेयरनेस और आईसीटी के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्लास में। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन है जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। फ्री क्लासेस जो आपकी पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है, उन्हीं से क्वेश्चन है यहाँ पे बेसिकली। अगर आपने क्लासेस अच्छे से करी है तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे को स्पेशल रहता है आपका हॉस्टल वार्डन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड प्लस एक्ट के 30-40 क्वेश्चन रहते हैं। अगर बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस पैडागोजी, बात करें वेडनेसडे थर्सडे, इसमें स्पेशल सजेशंस रहते हैं। या तो आप ग्रुप में दे दो, आर्या साइको ब्रेन टेलीग्राम चैनल जो है उसमें अपने सजेशंस दे दो, या फिर आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप कुछ सजेस्ट करोगे तो उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनती हैं। आपके सजेशन रहते हैं 2 दिन, वेडनेसडे और थर्सडे को। उसके बाद बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे आपका लैंग्वेज रहता है जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है, एक क्लास में होंगे। और अनसन पैसेज इंग्लिश के और हिंदी के आपके अपठक गद्यांश, ये इनकी प्रैक्टिस यहाँ पे मैं कराऊंगी आपको। अगर सैटरडे की बात करें, रीजनिंग प्लस आईसीटी, या तो इनको हम रिवाइज़ करेंगे या फिर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, इस तरह से। संडे को आपकी डाउट क्लास जिसमें मेंटल हेल्थ का एक टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि स्वम पोर्टल डैश के लिए मंच है। कल ही मैंने पढ़ाया आपको स्वम, स्वयंप्रभा और आपका मुख। तो ये तीनों मैंने पोर्टल आपको कराई है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें स्पेशली मेंशन भी कर रखा है स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों टॉपिक। चलिए देखिए, स्वम पोर्टल जो है डैश के लिए मंच है, सरकारी सेवाओं के लिए है, या फिर आपने कोई परियोजना बनाई उसकी देखरेख करने के लिए, निगरानी करने के लिए है, या फिर खुले ऑनलाइन कोर्सेज के लिए है, या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रमाण पत्र हैं, उसके लिए सार्वजनिक जमा स्थल, वो मतलब कि एक जगह पर उनको इकट्ठा कर सके। फॉर एग्जांपल डिजी लॉकर होता है जैसे, उस हिसाब से दिया गया है डी ऑप्शन में। तो बताएं यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, मुझे लगता है आप सभी ने अपना आंसर दे दिया होगा, तो मैं भी यहाँ पे लॉक कर देती हूँ अपने आंसर को। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो स्वयं पोर्टल है वो आपके ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। स्वयं जो है, जो आपका ये मूक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है, ये आपका इंटरनेशनल लेवल पर है, जो आपको फ्री कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कराता है। आप कुछ भी यहाँ पे सर्च करोगे, सारी वीडियोस, नोट्स, पीडीएफ आपको सब मिल जाएगा। अगर बात करें स्वयं जो है, मतलब कि इस मूक्स का ही आपका एक यहाँ पे इंडिया में अगर बात करें तो वो स्वयं है, इसकी भूमिका निभाता है। और स्वयं की फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करा रखी है, पढ़ लेना उसको एक बार ज़रूर से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्वयंप्रभा की, तो स्वयंप्रभा में क्या होता है, इसमें आपकी 24 घंटे नहीं, हाँ देखो, 24 घंटे और 7 दिन ये आपकी सर्विसेज रहती है इसमें स्वयंप्रभा में। यही फ़र्क होता है स्वयं और स्वयंप्रभा का। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो ये क्या कहता है कि जो आपका स्वयं पोर्टल है वो भारत सरकार के द्वारा, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका अब रिसेंटली नाम चेंज किया गया है और MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, उसने 9 जुलाई 2017 को जारी करा था इसको। और ये क्या करता है बेसिकली, MHRD और आपका AICTE, आपका जो टेक्निकल एजुकेशन को हैंडल करता है, ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन दोनों का मिला जुला रूप है। मतलब कि इन दोनों ने बहुत प्रयास करे हैं इसको बनाने के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो किसकी हेल्प ली है, जो हमारा MHRD है और AICTE, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प ली है इस स्वयं पोर्टल को लॉन्च करने में। यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल फ्री आपको मिलता है सारा कंटेंट इंटरनेट पर, वेबसाइट पर आपको जाना होता है और अपना कोर्सेज यहाँ पे सर्च करना होता है। अगर हम बात करें, अगर आपने कोर्स परचेज कर लिया और आप चाहते हो कि इस कोर्स का सर्टिफिकेट मुझे मिले, तो उसके लिए आपको कुछ फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए।
तो यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता से इनका कुछ कनेक्शन है, मतलब लेना देना है। और पंडित रमाबाई जो है इनका पुणे से कुछ लेना देना है या नहीं है, ये आपको बताना है। अगर आपने ये दोनों नाम सुने हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। फिर आपको बताना है कि ये दोनों जो है वो करेक्ट हैं या फिर इनकरेक्ट हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। तो अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर ये दोनों जो विकल्प है वो दोनों ही सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो ये कहती है कि जो ईश्वर चंद्र है वो 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं और ये कलकत्ता के जो आपका संस्कृत कॉलेज है उसके आचार्य भी थे, प्रोफेसर भी थे। इनकी है भाषा और दर्शन बोले तो फिलॉसफी में विशेष ज्ञान के कारण संस्कृत कॉलेज ने क्या करा, इनको विद्यासागर की उपाधि दी। ये वाला विद्यासागर इसकी उपाधि इन्होंने दी है। उसके बाद अगर बात करें, ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, रट लो इसको। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 को पारित करवाने में बहुत मेन रोल प्ले करा है। अगर दूसरी ओर बात करें, हमारा जो पंडित रमाबाई है, इन्होंने क्या करा, महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थी, ये सामाजिक कार्यकर्ता थी, सोशल वर्कर थी। इन्होंने क्या करा, महिलाओं को बहुत ज़्यादा आगे इन्होंने बढ़ाया है। पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना करी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बिल्कुल रट लो इसको। पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना करने वाली थी ये। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में से भारत में साक्षरता दर में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। कोई राज्य भी हो सकता है, कोई केंद्र शासित प्रदेश यूटी भी आपका हो सकता है, जो जिसका साक्षरता दर बोले तो लिटरेसी जो रेट है उसमें कितने पढ़े लिखे हैं लोग, इस हिसाब से। दिल्ली है, लक्षद्वीप है, मेघालय है, गोवा है। तो मुझे लगता है आपने इसका आंसर दे दिया होगा। अब हम भी लॉक कर देते हैं। तो इसका जो करेक्ट होगा वो आपका लक्षद्वीप यहाँ पे हो जाएगा। कैसे होगा, सबसे पहले नंबर पर कौन आता है, सबसे पहले नंबर पर आता है आपका केरल और लक्षद्वीप दूसरे पर आता है, जो कि एक यूटी है। देखो यहाँ पे दिया गया है 2011 की जनगणना जो है भारत की 15वीं जनगणना कौन सी है जी, 15वीं है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा किसकी है, केरला की है। कितने प्रतिशत है जी, 94% है। अगर बात करें दूसरा स्थान जो आपका लक्षद्वीप को मिला है, इसकी अगर बात करें तो इसकी 91% है। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी थी भाई साहब, 74.05। भारत की बात हो रही है यहाँ पे, पूरे भारत की। जिसमें महिलाएं कितनी है जी, 65% है और पुरुष ज़्यादा हैं, कितने हैं, 82% है। तो ये वाला डाटा जो है ये आपका इंडिया का, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर नोट्स बनाना चाहो तो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नोट्स बना लो तो वेल एंड गुड है। अगर अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव विकास सूचांक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है डैश से बना हुआ है। साक्षरता दर से, जन्म व जो जीवन की प्रत्याशा है उससे है, जीवन स्तर से है, या फिर जीडीपी है। तो भाई जीडीपी देखो, चलो आप पहले आंसर दो इसका, यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका करेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देखो, जो जीडीपी है वो उसका यहाँ पे क्या ही मतलब बनता है। जीडीपी का तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। और आप मुझे बताना कि ये कब आई थी, कब लागू करा गया था इसको। तो जीडीपी के बारे में आपको जितनी नॉलेज है वो बताओ, ताकि औरों को भी पता लगे आपको कितना पता है इस टॉपिक के बारे में और आपकी भी नॉलेज इंप्रूव हो। तो चलिए अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर जीडीपी तो पहले ही कट जाएगा। अगर हम ऑप्शन 4 को काट देते हैं तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमें ढूंढना इसमें से, और इसमें से भी एक 3 ऑप्शन जो है फालतू दिखा रहा है, उस 3 को देख लेते हैं पहले। अगर मैं बात करूँ मानव विकास सूचांक की, तो इसमें जो है वो जीवन स्तर वो तो बहुत ही मेन रोल प्ले करता है, तो इसको तो हम काट ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर देखें जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका विकास किसने करा था, आपका जो महबूब उल हक है, उन्होंने 1990 में करा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। कहते हैं कि किसने करा है, महबूब उल हक ने करा है, 1990 में करा है। इस इंडेक्स को विकसित करने में जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं, कौन है, अमर्त्य सेन है, उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है जी। अगर बात करें मानव विकास सूचांक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के निकाय संयुक्त राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम है उसके द्वारा प्रत्येक साल साक्षरता दर, जन्म पर जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर के आधार पर ये निर्धारित किया जाता है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है केरल में नहीं बहती है। तो बताएं, काबिनी है, भावनी है, नीयर है, वेगई है, तो कौन सी नदी जो है वो केरल में नहीं बहती, इसको आपने बताना है। अगर यहाँ पे देखें तो इसका जो करेक्ट है वो आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो है काबिनी, नीयर, भाविनी, ये सारी की सारी नदियाँ जो है यहाँ पर बहती हैं। अगर बात कर लें केरल के बारे में, तो केरल जो है वो भारत का एक तटीय राज्य है। यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। नीचे है तो बहेंगी कहाँ पर, ये दक्षिण साइड है ना। इसमें जो है काबिनी है, नेयर है, भावनी है, पेरियार है, पंपियार है, जो मेन यहाँ की जो है नदियाँ हैं ये। अगर बात करें वेगई जो है वो दक्षिण भारत की बहुत मेन नदी है। कहाँ से ओरिजिनेटेड है ये मुदेरी से है। मुदेर ये यहाँ पे जो है मुदेरी वेगई नदी के किनारे जो है ये यहाँ पे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो रामसर जो कन्वेंशन है वो किससे संबंधित है। आपकी वन पारिस्थितिक तंत्र से, आर्द्र भूमि से, घास भूमि से, आर्कटिक पारिस्थितिक तंत्र से। तो यहाँ पे तो कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं, जहाँ पर रामसर आ गया वहाँ पर तो आपको आर्द्र भूमि वेटलैंड कर देना है क्लिक। अगर देखें जो आपका रामसर सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था, ईरान में हुआ था। इसमें एक आर्द्र भूमि मतलब कि जो आपकी वेटलैंड होती है ना उसको सुरक्षित करने के लिए संबंधित है ये। इस पर 1971 में हस्ताक्षर किया गया था और आज के टाइम पर अगर देखें तो 169 उस टाइम पे अपनी सहमति यहाँ पे दिखाई थी। अब आपका ये क्वेश्चन आपका NEP 2020 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और कहता है कि क्या कहता है कि हाउ मैनी द फंडामेंटल प्रिंसिपल मेंशन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जो NEP में बताई गई हैं वो कितनी है। वो आपके यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपका 5 जो है करेक्ट हो जाएगा। 5 आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे आप मुझे बताओगे 5 जो है वो कौन कौन से हैं, क्योंकि आपको क्या है बताना है ये 5 कौन कौन से होंगे। अगर आपको नहीं भी पता तो सर्च करके बताओ, लेकिन आपको बताना है। चलिए अगर आगे देखें तो आगे आपका कहता है कि जो रिव्यू ऑफ NEP 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन POE वाज डन। मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़ाया हुआ है, तो गलती की गुंजाइश तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि जो आपका 1986 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको रिव्यू जो हुआ था, जिसको POE कहते हैं, वो किसके द्वारा की गई थी। नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स के द्वारा की गई थी, यशपाल के द्वारा की गई थी, राम मूर्ति कमेटी के द्वारा की गई थी, या फिर हंसा मेहता के द्वारा की गई थी। तो ये सारी की सारी जो कमेटी यशपाल है, राम मूर्ति, हंसा मेहता, ये पढ़ा रखी है मैंने आपको। तो चलिए अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, वो आपका राम मूर्ति कमेटी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कब आया था जी, 1992 में POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन यहाँ पे हुआ था। हंसा मेहता मेनली ये लड़कियों के लिए है। अगर बात करें कहता है कि जो इस्टेब्लिश्ड ऑफ डाइट्स वाज द रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन। जो डाइट इस्टेब्लिश किए गए थे वो किसकी रिकमेंडेशन थी। आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन थी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन थी, सेकेंडरी जो है आपका जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन थी, जो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53, या फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वाली। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे डी ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 है, उसमें रिकमेंड किया गया था डाइट को। अब आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बताएं कि पहला ही क्वेश्चन है कि कंप्यूटर आधारित जो टीचिंग मॉडल है वो किसके द्वारा बनाया गया है। तो जो टीचिंग मतलब कि जो TGT PGT प्रिंसिपल के अगर स्टूडेंट है वो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो कंप्यूटर बेस्ड जो टीचिंग मॉडल है वो किसके द्वारा बनाया गया है। गिबर्ट है, स्टॉलिश डेविस के द्वारा, रॉबर्ट गेगने के द्वारा, मैकनेर के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड जो टीचिंग मॉडल है वो स्टॉलर्स और डेविस द्वारा बनाया गया था। कंप्यूटर आधारित जो टीचिंग मॉडल के अंतर्गत निर्णय लेने व सूचनाओं को आदान प्रदान करने में शिक्षक का स्थान जो किसने ले लिया, कंप्यूटर ने ले लिया है। अगर आगे देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि
कंप्यूटर लैंग्वेज किस पर आधारित होती है? ये बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अपनी तरफ से मैं यहाँ पे आज कुछ भी उठाकर नहीं लाई हूँ, जो PYQ है उन्हीं को लिया है। तो यहाँ पे बताया कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो किस पर बेस्ड होती है? संख्या पर, चिह्न पर, श्रृंखला पर पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संख्या पद्धति पर जो कंप्यूटर की लैंग्वेज डिपेंड करती है, जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको 0 व 1 की बोलते हैं लैंग्वेज। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि सूचना थ्योरी इंफॉर्मेशन हाईवे या नेट है? बताइए, यहाँ पे कंप्यूटर है, इंटरनेट है, आपका इंट्रानेट है, इंटरनेट, इंट्रानेट, कीबोर्ड और कंप्यूटर, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ये चारों पढ़ाए हुए हैं, वो भी यूट्यूब पे पढ़ाए हुए हैं। अगर नहीं पढ़ाए हुए तो बता दो कि मैडम पढ़ाया नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हाईवे या नेट है उसको हम इंटरनेट बोलते हैं, नॉट इंटरनेट। इंटरनेट प्राइवेट होता है और इंटरनेट पब्लिक होता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें जो आपकी इंफॉर्मेशन हाईवे या नेट इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट के द्वारा आप क्या करते हो? इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान बहुत ही ज़्यादा स्पीडली कर देते हो, कहीं से कहीं तक आप पहुंच जाते हो। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। अगर देखें तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से कंप्यूटर का डाई ब्रेन कौन सा है? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, थोड़ा सा बस। तो बताएं यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? प्रोग्राम है, CPU है, हार्ड डिस्क और मेमोरी है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा वो CPU यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ ब्रेन लिखा होता तो आप इजीली आंख बंद करके यहाँ पे CPU टिक कर दोगे, है ना, लेकिन यहाँ पे डाई ब्रेन दे दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट है वो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इस तरह के पजलिंग क्वेश्चन भी आपको दे दिए जाते हैं। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? कंप्यूटर का डाई ब्रेन है। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो CAI का फुल फॉर्म क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। सी कहता है कि कम्युनिटी असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। डी कहता है कि इनमें से कोई भी नहीं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा वो है आपका कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो लिखा भी हुआ है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो है ये होता है। अगर बात करें प्रोग्राम सेक्शन में, जो प्रोग्राम सामग्री या निर्देशन सामग्री, इंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है उसको एक कंप्यूटर के माध्यम से दिखाया जाता है। जो मतलब कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, कोई टीचिंग की चीज़ है, उसको जब एक मतलब कि कंप्यूटर के माध्यम से दिखाया जाता है वो हमारे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन हो जाता है। अब जो ये CAI जो पद्धति है ना, आजकल की जो न्यू टेक्निक है, ये शिक्षा में बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है। और विकसित जो देश होते हैं, विकसित जो डेवलप हो चुके हैं और विकासशील जो हो, मतलब कि विकसित तो कंप्लीट उन्होंने विकास कर लिया और विकासशील जो है अभी अभी धीरे धीरे कर रहे हैं अपना विकास। तो जो विकसित देश हैं जैसे कि अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, इनमें जो है कॉमर्शियल पर्पस के लिए, उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्रों में जो है CAI का यूज़ बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से करा जा रहा है। तो यहाँ पे बताओ मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस बताओ। ये तो क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होगा। तो जो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है वो आपका मॉनिटर कीबोर्ड है, या फिर मॉनिटर माउस है, या फिर माउस और आपका कीबोर्ड है, या फिर प्रिंटर और माउस है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पे, नहीं भाई बी नहीं, यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर मॉनिटर देखें, चलो कीबोर्ड तो इनपुट है, अगर मॉनिटर देखें ये आउटपुट है, यहाँ पे मॉनिटर आउटपुट है, यहाँ पे प्रिंटर आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो कहता है कि विच टाइप ऑफ की आर जो कंट्रोल और शिफ्ट की है वो कौन सी, किस टाइप की है? एडजस्टमेंट है, फंक्शन है, मॉडिफायर है, या अल्फा न्यूमेरिक की है? तो बताएं जो कंट्रोल और शिफ्ट की है वो आपकी कौन सी है जी? वो आपकी मॉडिफायर जो है की है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो जो साइबर सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी किसके अगेंस्ट? मालवेयर के अगेंस्ट, साइबर टेररिस्ट के अगेंस्ट, या फिर डिफेंड ए डिवाइस फ्रॉम थ्रेट। अगर कोई थ्रेट आ रहा है उससे आपको बचाने के लिए, आपके डिवाइस को बचाने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बताएं यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? तो जो साइबर सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है किन किन के? इन तीनों के से आपको आपके डिवाइस को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा।
अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है कि विच ऑफ द बिलो बेनिफिट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज़ नॉट ट्रू। वो बेनिफिट आपको बताने हैं जो साइबर सिक्योरिटी के लिए सच नहीं है। सिस्टम गेटिंग स्लोअर, कंप्यूटर सेफ्टी फ्रॉम क्रैशेस मालवेयर। कहते हैं कि एक तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा अगर आप साइबर सिक्योरिटी रखोगे तो। दूसरा कहता है कि जो कंप्यूटर की सेफ्टी है ना, मतलब कि कंप्यूटर सेफ होगा किसी क्रैश से, मालवेयर अगर आपके कंप्यूटर में आ जाता है उससे। तीसरा कहता है प्राइवेसी, प्रोवाइड प्राइवेसी टू यूज़र्स। जो यूज़ करने वाले जो यूज़र्स होते हैं ना उनको थोड़ा प्राइवेसी मिल जाती है, प्राइवेसी जो है प्रोवाइड कराता है। डी आपका कहता है कि सिक्योर सिस्टम अगेंस्ट वायरस, अगर वायरस आ जाता है उनसे आपके सिस्टम को सिक्योर करता है। तो बताए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ एक ही नेगेटिव ऑप्शन है, वो सिर्फ 1 है, यहाँ पे 1 ही करेक्ट हो जाएगा। तो सिस्टम को स्लो थोड़ा ही करेगा ये। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि टू करेक्ट स्पेलिंग इन MS वर्ड वी यूज़। कहता है कि स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या यूज़ करते हैं? स्पेल प्रो, स्पेल चेक, आउटलुक, एक्सप्रेस, या फिर इन सभी को, ऑल ऑफ दिस। तो बताए। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपका स्पेल चेक जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए MS वर्ड में स्पेशली आप स्पेल चेक को यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये थे आज के आपके कुछ क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे तो भी बताइए, नहीं अच्छे लगे तो भी मुझे बताइए कि मुझे कहाँ पर अपना चेंज करना है, ठीक है, कहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है। तो वो आप मुझे बताइए आपको क्लास कैसी लगी, अपनी फीडबैक ज़रूर ही दे दीजिएगा, और साथ में अपने सजेशंस भी देते रहिएगा और बताते रहिएगा कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।